Assalamu alaikum class. Today we'll talk about biological method, the second chapter of your, जिसको कि आज कल हम लोग कह रहे हैं उसके कुछ फर्दर टॉपिक्स को आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मलेरिया के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल it was discovered more than 100 years ago. A French army doctor in Algeria observed parasite inside the red blood cells of malaria patient and proposed for the first time that a protozoan uh, that was later on named as Plasmodium is the cause of disease. और ये जो फ्रेंच आर्मी डॉक्टर थे इनका नाम था चार्ल्स एल्फोनॉज लेवरॉन, ठीक है, या इन शॉर्ट इनको लेवरॉन कहते हैं। तो लेवरॉन ने फॉर द फर्स्ट टाइम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर टाइनी ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने डिस्कवर किया था और बाद में इन ऑर्गेनिजम्स को फर्दर स्टडी किया गया और देखा गया कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रोटोजोन्स वाली क्वालिटीज़ रखते हैं, उनके वाले कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और पर्टिकुलरली इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का, राइट। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उनमें ए किंग भी थे, एल्बर्ट फ्रीमैन, एफ्रिकनास किंग इनका नाम है। 1882 एडी में आए और इन्होंने अपना काम किया और 20 ऑब्जर्वेशंस इन्होंने समराइज़ की अपनी, जिनमें से 3 आप लोगों के सिलेबस में एडेड हैं। और वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। मतलब वो लोग जो कि रूम से बाहर खुली जगहों पे सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा हुआ करता है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु स्लेप्ट इनडोर्स, जो कि घरों के अंदर सोया करते हैं, कवर्ड प्लेसेस के ऊपर सोया करते हैं, के अंदर सोया करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि बाहर अगर होंगे तो बाहर उस ज़माने में अगर हम बात करते हैं, पुराने ज़माने की अगर हम बात करते हैं तो कोई ज़्यादा खुली जगह हुआ करती थी, ज़्यादा पौधे हुआ करते थे, इसलिए प्लस आसपास जो मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, जो नमी वाली जगह होती थी, वो भी ज़्यादा हुआ करते थे। पॉन्ड्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हुआ करते, तो वो लोग जो खुली जगहों पे रहते थे उनको मच्छर ज़्यादा काटा करते थे एज़ कम्पेयर टू दोज हु लिव इन साइड द हाउसेज, राइट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ए किंग वॉज people who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets। कि वो लोग जो फाइन नेट्स को अपने चारपाइयों पे, अपने बिस्तरों पर या अपने सोने की जगह पर लगा के सोते हैं, जालियाँ लगा के सोते हैं, तो उनको कम मलेरिया होता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि इस तरह की नेट्स को यूज़ नहीं किया करते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो ए किंग की थी वो ये थी, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। कि वो लोग जो कि आग जलाकर सोते हैं अपने सोने की जगह के आसपास, तो उनको कम मलेरिया होता है। क्यों? क्योंकि अगर आग जली होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, धुआं ज़्यादा होगा, तो मच्छर करीब नहीं आएंगे, राइट। सेकेंड थिंग, हम लोग यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें है कि मॉस्कीटो बाइट्स के बाद वेल्ट्स अपीयर हो जाते हैं। वेल्ट्स मीन रेड कलर के स्वेलिंग स्पॉट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? When mosquito bites, the welts appear because it is not a reaction to the wound, but an allergic condition to the saliva produced by mosquito। कि जब मच्छर काटता है तो छोटे छोटे उभार वेल्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये कोई रिएक्शन नहीं होता उस ज़ख़म के साथ जो कि मॉस्कीटो बाइट के बाद प्रोड्यूस होता है, बल्कि ये रिएक्टिव कंडीशन हुआ करती है। क्यों? क्योंकि जब मच्छर काटता है तो मच्छर अपने सलाइवा को हमारी स्किन के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन उस सलाइवा के साथ मच्छर का जो थूक होता है उसके साथ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से ये रेडिश कलर के स्पॉट भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। प्लस ये वेल्ट्स भी अपेयर हो जाया करते हैं आफ्टर द बाइट ऑफ मॉस्किटो, राइट। द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई फीमेल मॉस्किटो नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं इस बात पे कि इनोफ्लीज मॉस्किटो जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया एंड इनोफ्लीज इज़ अ फीमेल मॉस्किटो। तो ये फीमेल मॉस्किटोज़ को ब्लड क्यों चाहिए होता है? क्यों ये हमारी बॉडी से ब्लड सक करती है और इन रिटर्न हमें मलेरिया ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इसे ब्लड क्यों चाहिए होता है? द फीमेल मॉस्किटो नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड्स फॉर द मेच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। यहाँ पे बाय मिस्टेक ड्यूरेशन लिखा हुआ है, दिस इज़ मेच्योरेशन, राइट। एग मेच्योरेशन के लिए इसको चाहिए होता है। द
it use the iron found in the blood to make their eggs to reproduce themselves। ये क्या करता है, हम इंसानों में से या मैमल्स में से या जो बर्ड्स होते हैं उनसे ब्लड सक किया करते हैं ताकि ये अपने एग्स को मिच्योर कर सके। क्यों? क्योंकि मैमल्स के और बर्ड्स के एग के ब्लड के अंदर आयरन पाया जाता है और ये आयरन अपने एग्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है, और एग्स को जब आयरन मिलता है तो जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उन एग्स में से नए मॉस्किटो निकल सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट फीमेल मॉस्किटो नीड्स द ब्लड ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई इचिंग सेंसेशन और स्वेलिंग प्रोड्यूस आफ्टर द बाइट ऑफ मॉस्किटो। क्यों इचिंग खारिश हुआ करती है या स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है आफ्टर द बाइट ऑफ मॉस्किटो? बिकॉज सेंसेशन ऑफ स्वेलिंग एंड sensation of swelling or itching appear when a mosquito bites because it is an allergic condition to the saliva which subsides within several hours। ये एक स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है, इचिंग प्रोड्यूस होती है जब मच्छर काटते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर सलाइवा मच्छर छोड़ दिया करता है जो कि हमारी स्किन के साथ रिएक्ट करता है, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट रिएक्शन हमारी स्किन के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, प्लस इचिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है जो कि ऑटोमेटिकली कुछ घंटों में ठीक भी हो जाया करती है। राइट, एक और साइंटिस्ट है रोनाल्ड रोज। रोनाल्ड रोज 1897 में आए, इंडिया में पैदा हुए थे ये, और सिकंदराबाद एरिया है जहाँ पे इनकी बर्थ हुई थी। तो रोनाल्ड रोज ने बहुत बर्थ मार्क डिस्कवरीज की थी ऑन द स्टडीज ऑफ मलेरिया। इन्होंने क्या किया था, मॉस्किटोज़ को डाइसेक्ट किया था, उनके स्टमक को डाइसेक्ट किया था, और ऐसे मॉस्किटोज़ को जिन्होंने फीड करवाया था मलेरियल पेशेंट्स के ऊपर। तो जब इन्होंने उन मॉस्किटोज़ को फीड करवाया था मलेरियल पेशेंट्स के ऊपर और बाद में इन्होंने उन मॉस्किटोज़ को डाइसेक्ट करके देखा, कट करके देखा, और उनके स्टमक के अंदर इन्होंने ये देखा कि मलेरिया के पैरासाइट्स मौजूद हैं, और उसके बाद इन्होंने ये प्रूव किया था दैट इनोफ्लोइस mosquito is responsible for the transmission of malarial parasite in human beings or and in other mammals, right। रोनाल्ड रोज ने क्या किया था, पहले इन्होंने इंसानों को डायरेक्टली यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, लेकिन बाद में बाकी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था कि डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स को ये अपनी टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नो मेडिसिन फॉर द मलेरिया एंड यूजुअली द कॉज ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ मलेरिया वाज डेथ। तो क्योंकि डेथ के चांसेस थे इसलिए उन्होंने मना किया था, बाकी जो बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने मना किया था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं होगा, बल्कि यू कैन फाइंड आउट इन अदर एनिमल एज अ सब्सटीट्यूट, जिसकी कि अगर डेथ हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, राइट। सो एक तो इन्होंने उस ट्रांसमिशन की बात की थी कि मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं उनकी ट्रांसमिशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्पीशी है वो है इनोफ्लीस मॉस्किटो। प्लस उन्हीं दिनों में ये क्यूनीन बार्क सिनकोना और क्यूना के जो दरख्त थे उनकी बार्क को भी यूज़ किया गया था यूरोप में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, एंड इट हैड बीन फाउंड वेरी मच इफेक्टिव, राइट। प्लस वैक्सीन्स के ऊपर भी उस ज़माने में काम हो रहा था, राइट। तो देर इज़ अनदर क्वेश्चन दैट वाई रोनाल्ड रोज use female Culex mosquito instead of female Anopheles mosquito in his experiments on malaria, कि क्यों रोनाल्ड रोज ने क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो को यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, बजाय इसके कि ये एनोफ्लीस को यूज़ करते हैं। यहाँ एनोफ्लीस की स्पेलिंग में भी थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि मैंने ओरल टाइपिंग की है, वर्बल बोल के टाइपिंग की है, ठीक है। एनी हाउ रोनाल्ड रोज ने क्या किया था, avoid using human being for experiments when the results can be so serious, क्योंकि मैंने as I said earlier that at that time malaria may cause the death, उस वक्त डेथ हो जाया करती थी जिन लोगों को मलेरिया होता था, अगर सिवियर मलेरिया होता था तो क्योंकि इस रिजल्ट्स इतने सीरियस हुआ करते थे, सो साइंटिस्ट एंड बियोलॉजिस्ट मेक एन ऑब्जेक्शन ऑन डायरेक्ट यूजेज और डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बींग्स। सो रोनाल्ड रोज यूज स्पैरोज एंड रीडिज़ाइन हिज एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि अब ये स्पैरोज़ के ऊपर कह रहे थे, और स्पैरोज़ में जो मलेरिया ट्रांसफ़र होता है वो इनोफ्लीस के थ्रू नहीं होता बल्कि क्यूलेक्स के थ्रू होता है। तो उन्होंने क्यूलेक्स मॉस्किटो को चूज़ किया और उसको बाइट करवाया स्पैरोज़ के ऊपर, और उसके बाद स्पैरोज़ जो हैं काफ़ी सारी बीमार भी हो गई, उनमें से कुछ मर भी गई, और इन्होंने
उन स्पैरोज़ को डायसेक्ट करके देखा तो इन्होंने उन स्पैरोज़ के अंदर मलेरियल पैरासाइट्स को देखा था, ठीक है। ओके, देयर इज़ अनदर टर्म इन योर सिलेबस दैट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड एक जनरल टर्म है जो हम बाकी डिजीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम मलेरिया की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल सिर्फ मलेरिया की यहाँ पे दे रहे हैं, राइट। So incubation period is a time period when parasite get entered into the host organism's body to cause a disease and the symptoms of the disease are appeared। ये वो वक्त होता है जब कोई भी पैरासाइट किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर होता है और ख़ुद को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एंट्रेंस से लेकर जो डिज़ीज़ के सिम्टम्स प्रोड्यूस होने तक के बीच का टाइम पीरियड हुआ करता है, दैट टाइम पीरियड इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। फॉर एग्जांपल, द टाइम पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ प्लाज्मोडियम एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इन बर्ड्स और मैमल्स। कि प्लाज्मोडियम का किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर होने से लेकर सिम्टम्स शो होने तक, मलेरिया के सिम्टम्स शो होने तक का जो पीरियड है, दैट पीरियड इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। अब इस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ये पैरासाइट्स क्या करते हैं बॉडी के अंदर जाके, इस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ये बॉडी के अंदर जाते हैं और ख़ुद को फ्लॉरिश करते हैं, ख़ुद को रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ दैट होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल होते हैं उसके ब्लड के ऊपर फीड करते हैं और ख़ुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ख़ुद की क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं। और उसके बाद जाके जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड में हो जाते हैं तो उसके बाद जाके उस स्पेसिफिक डिज़ीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। There is another term that is bioinformatics. Bioinformatics is the branch of biology that deals with the biological data, the organization of biological data while solving the biological problem, right? So these are the terms that has been used in this chapter. Thank you so much for this. If you guys have any question, any query, you may text me. Thank you.